नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामनगरी अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या आने का अवसर मिला और वो भगवान राम को नमन करते हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 तारीख से लेकर अब तक 27 तारीख पूरी तरह से कमल का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश में रहेगा और इस दौरान सपा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यूजीसी के नए कानून और विवाद पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसने जो भी फैसला लिया है वो उनका स्वागत योग्य है। से स्पष्ट होता है कि वो न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करते हैं और पार्टी के लिए आगामी राजनीतिक परिदृश्य में अपने दृष्टिकोण को साझा कर रहे हैं। उधर कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति एक कार्यकर्ता का अनोखा और भावनात्मक लगाव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राहुल धानविक ने अखिलेश यादव के प्रति अपने गहरे प्रेम और सम्मान को दिखाने के लिए अपने सीने पर उनका टैटू बनवाया है। राहुल का कहना है कि अखिलेश यादव अब उनके दिल और सीने में बसते हैं और इस टैटू को दिखाते हुए उन्हें गर्व महसूस होता है। तो राहुल धानविक अखिलेश यादव के ज़बरदस्त प्रशंसक माने जाते हैं और उनका यह अनोखा प्रेम लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गया है। राहुल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी और उत्सुकता जता रहे हैं। कानपुर निवासी राहुल ने यह भी इच्छा जाहिर की है कि वो अपने पीडीए नायक अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके नेता जल्द ही उन्हें अपने पास बुलाएंगे। मैं राहुल धानविक समाजवादी पार्टी लोहियावानी से, कानपुर महानगर से जिला उपाध्यक्ष लोहियावानी से, और आज मैं 26/1 को 2026 को 20 साल से पुरानी राजनीति कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनकी तस्वीर बना के उनका स्वागत करना चाहता हूँ। उनसे मिलने की दिली तमन्ना है और मेरे पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है, ना ही मेरे पास कोई साथ देने वाला है, और मैंने 20 साल से आपकी राजनीति करी है। मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, इसलिए मैं आपकी तस्वीर बना के आपसे मिलने की बहुत अपेक्षा रखता हूँ। बहुत दिली तमन्ना है और मैंने 20 साल में कुछ नहीं मांगा है। मुझे छोटी सी भी भेंट आपसे आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय अखिलेश, जय समाजवाद। मैं वहीं अंबेडकर नगर के मालीपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई एक घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने बीते दिनों एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद उसे ले जाने से रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 नामजद लोगों सहित करीब 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने में सहयोग किया था और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पिंजरे को रोका गया, लेकिन ये कदम उनके लिए भारी पड़ गया। मुकदमा दर्ज होने की खबर से इलाके के ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धार्थ मिश्रा ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जिन लोगों को इस कार्य के लिए सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जिम्मेदारी और सहयोग की भावना के साथ काम किया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई ने उन्हें निराश किया है। गौरतलब है कि 21 जनवरी की शाम सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के कुंदा भैरवपुर गांव में मंजूषा नदी मझुई के किनारे तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में जुटी हुई थी। इस घटनाक्रम को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अंबेडकर नगर जिले में एक युवक राइफल के साथ फोटो खिंचवाकर खुलेआम अपनी दबंगई दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर राइफल के साथ स्टोरी लगाकर लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जिस राइफल के साथ युवक फोटो खिंचवा रहा है वो सरकारी बताई जा रही है, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकारी राइफल का इस तरह कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। जानकारी के मुताबिक ये युवक अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की शहजादपुर चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित संगतिया गांव का रहने वाला है और उसका नाम आरबी सोनकर बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील हरकत के बावजूद अकबरपुर कोतवाली और शहजादपुर चौकी पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं होने की बात सामने आ रही है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और हथियारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। वहीं अमेठी जनपद के जायस कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जायस कोतवाली पुलिस ने चोरी की एक घटना का मात्र 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। जानकारी के अनुसार बीते दिन देर शाम बहादुरपुर गल्ला मंडी स्थित एक आड़त की दुकान से 1,76,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। पीड़ित दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मौके से मिले 24 विजिटिंग कार्ड और एक आधार कार्ड अहम सुराग बने।
जिनके आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की पूरी रकम 1,76,000 रुपए भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने राहत की सांस ली है। कल दिनांक 27/1/2026 को थाना जायस जनपद अमेठी को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि आशीष अग्रवाल पुत्र अनूप अग्रवाल निवासी कस्बा जायस की बहादुरपुर मंडी में श्री दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी नाम से आड़त है। दिनांक 25/1/2026 को रात्रि करीब 9 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके गले में रखा हुआ सारा पैसा, कुछ विजिटिंग कार्ड और आधार कार्ड चोरी हो गया था। सूचना प्राप्त होते ही थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। उसी क्रम में आज दिनांक 28/1/2026 को मुखबिर खास की सूचना पर लतीफ उर्फ नफीस पुत्र अजीज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर चोरी के 1,76,000 रुपए, कुछ विजिटिंग कार्ड और आवेदक का आधार कार्ड बरामद हुआ। अभियुक्त लतीफ के खिलाफ अलग अलग थानों पर एनडीपीएस चोरी और आर्म्स एक्ट के 16 मुकदमे पंजीकृत है। गिरफ्तार युवक के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कल दिनांक वहीं कानपुर में एक युवक को अगवा करके हत्या करने का गंभीर मामला सामने आया। सजेती थाना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की और फिर शव को नहर में फेंक दिया। हत्या का कारण ये बताया गया कि मृतक युवक पर गांव की एक युवती को भगाने का शक था। मृतक की पहचान सजेती क्षेत्र के कोटरा मकरंदपुर का निवासी के रूप में हुई है। इस मामले ने इलाके में सुरक्षा और सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है और पुलिस की कार्रवाई ने जनता को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में चिंता व्याप्त है। ये सजेती थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है। दिनांक 29/11/25 को लोकेंद्र यादव, जो कोटरा मकरंदपुर का रहने वाला था, पिता का नाम छविनाथ यादव, ये लड़का घर से मिसिंग था और इसकी डेड बॉडी 1/12 को सचेंडी थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर में मिली थी। लेकिन उस समय एक एफआईआर अज्ञात में 302 की थाना सचेंडी पे दर्ज हुई थी और इसमें मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। लगभग 1 माह बाद, लगभग 1 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से इनके परिजनों ने डेड बॉडी की पहचान की और इन्होंने एक सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन वहां पर थाना सचेंडी पे दी थी और इन्होंने कतिपय लोगों पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने मेरे लड़के की यहाँ से ले जा करके उसकी हत्या कर दी है। इसमें 7 तारीख को विवेचना ट्रांसफर होकर के सचेंडी से थाना सजेती क्षेत्र में आई और उसी के बाद से थाना सजेती के जो हमारे प्रभारी हैं और उनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया। और वहीं कानपुर के बर्रा क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में चोरी का मामला प्रकाश में आया, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जानकारी के अनुसार चोरों ने शॉप का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन और लगभग 700 रुपए की नकदी बरामद की गई। ये घटना इलाके में सुरक्षा और व्यापारियों की चिंता को बढ़ा देती है, लेकिन पुलिस की सक्रियता और जल्दी गिरफ्तारी से अपराधियों पर शिकंजा कस गया है। जनवरी को कररही रोड पर हरिओम मोबाइल की एक शॉप थी वहां पर और रात्रि में करीब 1:30 बजे 2 बजे के आसपास में उसका शटर तोड़ करके उसमें से उनके करीब 16 मोबाइल उनके वहां से चोरी चले गए थे। इसमें हमारी टीमें लगातार इसमें लगी हुई थी और बेसिकली इसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों को इस पूरी केस का लीड मिला और इसमें एक लड़का जो मुंह पे अपने मफलर बांधे था, सब्बल लेकर के आया था और उसी ने अकेले घटना कारित की थी और फिर मोबाइल लेकर के वहां से चला गया था। जनवरी को कररही रोड पर हरिओम मोबाइल की एक शॉप थी वहां पर और रात्रि में करीब 1:30 बजे 2 बजे के आसपास में उसका शटर तोड़ करके उसमें से उनके करीब 16 मोबाइल उनके वहां से चोरी चले गए थे। इसमें हमारी टीमें लगातार इसमें लगी हुई थी और बेसिकली इसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से
हम लोगों को इस पूरी केस का लीड मिला और इसमें एक लड़का जो मुंह पे अपने मफलर बांधे था, सब्बल लेकर के आया था और उसी ने अकेले घटना कारित की थी और फिर मोबाइल लेकर के वहां से। वहीं कानपुर में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की सतत और कड़ी कार्रवाई के तहत मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 28 किलो गांजे के 7 आरोपियों को पकड़ लिया। ये गांजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौतम राय और महेश अहिरवार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस सफलता से तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले से ये स्पष्ट होता है कि रेलवे और ट्रैफिक सुरक्षा एजेंसियां मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ लगातार सतर्क और सक्रिय हैं। वहीं कुशीनगर में अयोध्या मंडल के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे के बाद एक नया विवाद सामने आया है। उनके बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने प्रशांत सिंह और उनकी छोटी बहन जया सिंह पर फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके नौकरी पाने का आरोप लगाया है। जया सिंह वर्तमान में कुशीनगर के हाटा तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात है। इस मामले पर मीडिया से बातचीत में जया सिंह ने कहा कि यह आरोप केवल पारिवारिक विवाद और रची गई साजिश का हिस्सा है। उन्होंने बड़े भाई के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर ऐसे आरोप सही है तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस विवाद ने पारिवारिक संबंधों और सरकारी अधिकारियों के पेशेवर जीवन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में चर्चाओं का विषय बन गया है। वहीं मिर्जापुर में भूमि और वन अधिकारों के समर्थन में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए जो बुलडोजर राज के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों लोग शामिल हुए। ये सभा जिले में आदिवासी समुदाय के वन अधिकार और भूमि अधिकार के संघर्ष की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी। जनसभा का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार कानून 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को मजबूती से उठाना और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई का विरोध करना था। आदिवासी समुदाय इस कानून के तहत अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की रक्षा और मान्यता की मांग कर रहा है। इस संघर्ष को भाकपा लिबरेशन के जिला सचिव कॉमरेड जीरा भारती के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा था। हालांकि इस आंदोलन के दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाई और पुलिस ने भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड सुधाकर यादव, मिर्जापुर सचिव जीरा भारती और कई दलित आदिवासियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना ने न केवल आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को और अधिक ध्यान में लाया बल्कि भूमि और वन अधिकार के समर्थन में जन जागरण की जरूरत को भी उजागर किया। आपको पता है कि लालगंज तहसील के तेंदुआ खुर्द गांव में किस तरह से लोगों को खदेड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए सरकार ने बुलडोजर भेजा था और लोगों ने बुलडोजरों का प्रतिरोध किया और उन लोगों पर दमन हुआ। अभी हमारे साथी सुधाकर जी जो राज्य सचिव हैं, जीरा भारती जी जो मिर्जापुर के जिला सचिव हैं, 5 और ग्रामीण साथी 3 तारीख से जेल में थे, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। तो हमें लगता है कि ये आंदोलन सबसे पहले तो इस सरकार के दमन के खिलाफ ये आंदोलन है और ये जो बुलडोजर चल रहा है, सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल वन अधिकार का है। वहीं पीलीभीत में नेशनल हाईवे के पास स्थित एक दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुजारी रूपलाल दास की अनुपस्थिति में अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर अंदर रखे दान पात्र को चोरी कर लिया। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है और सुबह पुजारी रूपलाल दास जब मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। रिपोर्टों के अनुसार ये मंदिर पिछले 6 महीनों में लगभग तीसरी बार चोरी का शिकार हुआ है, जिससे पुजारी रूपलाल दास काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि लगातार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिर के ठीक सामने एक शराब की दुकान और पास में मुर्गा मीट की दुकान स्थित होने के बावजूद चोरों ने बिना किसी रोक टोक के चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये मामला पीलीभीत जनपद की कोतवाली थाना जहानाबाद के अंतर्गत जहानाबाद कस्बे और हरिद्वार पीलीभीत हाईवे के पास का है। फिलहाल पुजारी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रात में साफ सफाई करके बराबर मकान है, वहाँ लेट जाता हूँ। अभी इस कमरे यहाँ मंदिर पे कमरा बना हुआ नहीं है, फंसा पड़ा है, इसलिए मैं ताला डालकर मंदिर में चला जाता हूँ, घर पे सो जाता हूँ। दान पत्र मैंने रख दिया मंदिर में, मंदिर का ताला तोड़कर छोटा दान पत्र उठा ले जाते हैं, पूरा ले गए। एक बार नहीं, 6 महीना में अब तीसरा दान पत्र उठा चोर ले गए, चोरी कर ले जाते हैं। थाने जाता हूँ, रपट दिखाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है मेरी। इसलिए ऐसे थानों में सामने भट्टी है, ठेका है और बराबर मुर्गा करते हैं, कोई सुनवाई मेरी नहीं होती है। इसलिए मैं बहुत परेशान, ऐसे चोरी होने लगी।
किसी को देखा है नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर इलाके से एक भयावह सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने आसपास के लोगों की रूह तक कांपने को मजबूर कर दिया है। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। घायलों को पुलिस अधिकारियों ने तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा 6 अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने सभी शामिल वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले के आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हादसा सड़क सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों और ट्रैफिक नियमों के पालन की अनिवार्यता को फिर से उजागर करता है। ये आज शाम को लगभग 7-7 बजे की घटना है, जहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जवाहर चीनी मिल जो है वहाँ पे जो सड़क पे जो ट्रैक्टर खड़ा था उसको पीछे से रोडवेज की जो बस है उसने ज़ोर से टक्कर मारी, जिसके कारण वहाँ पे कुल 4 लोगों को यहाँ पे क्षति पहुँची थी, जिनको यहाँ पे लाया गया। इसमें कुल 2 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है, जो डॉक्टर साहब ने यहाँ लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जो बाकी 2 है, जिसमें से एक लड़की है और एक लड़का है, तो उनको अभी जो चोटें आई है वो ज़्यादा मतलब गंभीर नहीं है, उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। और इसमें जो भी आगे की कार्रवाई होगी परिवारजन। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिससे किसी प्रकार की बड़ी हानि होने से टाला जा सका। जानकारी के अनुसार आज सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर नवाब नगर गांव का निरीक्षण करने लहरपुर तहसील क्षेत्र जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में शामिल एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां संतुलन खो बैठी और 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सौभाग्य से जिलाधिकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन उनके गनर प्रदीप कुमार को चोटें आई। मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। इस घटना ने सड़क पर वाहन संचालन और सुरक्षा नियमों के पालन की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। वहीं अयोध्या में जिला जेल से 2 कैदी फरार होने की खबर ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। फरार कैदियों में गोलू अग्रहरी अमेठी निवासी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर शामिल है। बताया जा रहा है कि एक कैदी हत्या के प्रयास के मामले में और दूसरा बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था। जेल से फरार होने के लिए दोनों ने तन्हाई के बैरक का दरवाज़ा तोड़ा और फिर बाउंड्री वॉल को पार कर बाहर निकल गए। जेल प्रशासन ने तुरंत सघन तलाशी अभियान शुरू किया और कई टीमों के माध्यम से दोनों कैदियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक हेड वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम निखिल टीकाराम पुंडे और एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत जेल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल दोनों फरार कैदियों का कोई पता नहीं चल पाया है और पूरे जिले में प्रशासन और पुलिस सतर्कता बनाए हुए है। सुरक्षा कक्ष में बंद होते थे, दोनों एक साथ बंद होते थे कोठरी नंबर 4 में। उस कोठरी में, हर कोठरी में ऊपर रोशनदान है वेंटिलेशन के लिए। रोशनदान के नीचे के इन्होंने लगभग 2 से 3 ईंटें निकाल के इतना गैप बनाया कि जिसमें से निकल सके। तो उस हिसाब से वो लोग बाहर निकले हैं और फिर मेन वॉल से पलायन किए हैं। वर्तमान में एक बांस मिला है, लगभग वो भी 20 से 25 फीट से ज़्यादा लंबा है। एक सरिया मिली है लगभग 30 फीट की, जो माना जा रहा है कि उसके थ्रू वो लोग भागे, और एक कंबल, इतनी चीज़ें मिली। सर, प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि इसमें हद दर्जे की लापरवाही बरती गई है। जिस सिपाही के प्रभार में था उसने बिल्कुल इसको चेक नहीं किया। बाद में जो गश्त करने आते थे, जो इनको चेक करने आते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं देखा। और उसमें कौन कौन है और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है, उसी की जाँच हो रही है। उधर बागपत में यूजीसी के नए कानून को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छपरौली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष सुमित शर्मा ने इस कानून के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और साफ कहा कि जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे और भाजपा से दूरी बनाए रखेंगे। सुमित शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस कानून के खिलाफ अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। सुमित शर्मा के इस कदम को पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर शिक्षा से जुड़े इस फैसले को लेकर बागपत जिले में उनका राजनीतिक प्रभाव अच्छा माना जाता है और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनके इस्तीफे से समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस घटनाक्रम से जिले की राजनीति में और गर्माहट आने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने भी यूजीसी कानून के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम भावना सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में अमित वशिष्ठ,
सुबोध शर्मा, आचार्य प्रवीण, प्रदीप शर्मा और नीरज वत्स शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग करते हुए इसे शिक्षा और छात्रों के हितों के खिलाफ बताया। मैं बागपत जिले से जिला महामंत्री ब्राह्मण महासंघ से हूँ। जो यूजीसी कानून लाया गया है ये काला कानून है। इसको सवर्ण समाज के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इनके हित का कानून नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। यदि सरकार को ये कानून लाना था तो इस पे सवर्णों के बच्चों का हित देखकर ये कानून लाना था इन लोगों को। इसमें सवर्ण के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है और इसमें उनके हितों को कहीं पर नहीं देखा गया। यदि एससी और एसटी समाज के बच्चों के लिए कानून लाया गया है तो उसके साथ साथ सवर्ण बच्चों का भी हित इसमें देखना चाहिए था। मैं यूजीसी का खुलकर विरोध करता हूँ, क्योंकि यह कानून सवर्णों के लिए एक भय का माहौल पैदा करने वाला है। सवर्णों के जो बच्चे हैं उनको इस काले कानून के द्वारा केवल झूठी सूचना पर जेल जाना पड़ेगा। सवर्णों के बच्चों को एक गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सवर्ण अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, इसलिए सरकार भी उनकी आवाज़ को बिल्कुल नहीं मान रही है। अब समय आ गया है कि सरकार सवर्णों की आवाज़ को भी समझे और इस कानून को वापस ले, क्योंकि यह कानून समानता के खिलाफ है और सवर्ण समाज में एक भय का माहौल पैदा हो रहा है। सवर्ण समाज बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है। मैं राजू भारद्वाज, 24 भारत। ये केंद्र सरकार ने जो यूसीजी नया कानून लागू किया है उसके बारे में कुछ लोग हैं हमारे पास में जो समाजसेवी हैं, पास्टर जी हैं, उनसे बात करते हैं। जो ये कानून लागू हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का कानून लाया गया है, एक तरफ जो हमारी केंद्र सरकार थी या प्रदेश सरकार थी, सभी जो है सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी। दूसरी तरफ ये बात कर रही थी कि वृहद हिंदुत्व की बात होती थी। हिंदुत्व में सभी जातियों की बातें ख़त्म करी जा रही थी। जिस तरीके से इसको लाया गया है, जातिगत जो समीकरण है उनको दोबारा से उभार दे दिया गया है। एक जो तबका है उसमें जो स्वर्ण जिसको हम कहते हैं उसको ये मान लिया गया है कि वो अपराधी है। वो जब भी बात करेगा वो अपराध की बात करेगा, क्योंकि पहले भी जिस तरीके की सामने बातें आई हैं कि बहुत सारी जो हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई हैं वो रिपोर्ट जो है हमारी वो झूठी पाई जाती थी। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जी, ये जो यूसीजी कानून लागू हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सीधी सी बात है भैया, ये जो है बिल्कुल काला कानून है। स्वर्णों का हनन है, स्वर्णों को उत्पीड़न किया जा रहा है। और शंकराचार्य की जहाँ तक बात है उनके लिए उनको अपमान किया, गंगा स्नान के लिए रोका गया और ब्राह्मण को जो 15-14 साल के जो चले विद्यार्थी हैं उनकी शिखाएँ पाड़ करके पीटा गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जिस प्रकार चाणक्य जी की चोटी पर हाथ गिरा गया था धनानंद जी के द्वारा, उसने परिणाम दिया कि उसको सामने समक्ष लाने के लिए उसको राजा घोषित किया। धनानंद का क्या हाल हुआ, यही हाल मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस मोदी जी की सरकार का ये हाल होने जा रहा है। इस्तीफे सब मंत्री वगैरह सब इस्तीफे देने लग रहे। इससे सब सर्वनाश होना है, निश्चित सर्वनाश इस पार्टी का होना है। वहीं बलिया जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और अवैध अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज एक व्यापक अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अंतर्गत बलिया कोतवाली पुलिस ने विजय सिनेमा रोड से स्टेशन रोड तक सघन कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे दुकानदारों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सका। कार्रवाई के समय पुलिस ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पूरे अभियान के दौरान पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद रहा, जिसके चलते इलाके में अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। कोतवाली प्रभारी की सक्रिय कार्यशैली और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्रवाई से राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी राहत मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन की सराहना की। अभियान के माध्यम से ये साफ संदेश दिया गया कि बलिया में अवैध अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं बलरामपुर जनपद के थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र में बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहे एक युवक के साथ हुई झपटा मारी में घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से झपटमारी से जुड़े 4000 रुपये नकद भी बरामद किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अचलपुर धाट निवासी कुल्लू पुत्र जानकी प्रसाद ने 6 जून 2025 को थाना सादुल्ला नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वो इंडियन बैंक की रामपुर अरना बाजार शाखा से 30,000 रुपये निकालकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात युवक उनकी साइकिल के हैंडल पर टंगे झोले में रखी नकदी झपटकर मौके से फरार हो गए थे। इस घटना के आधार पर थाना सादुल्ला नगर में मुकदमा PNS के तहत दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने जांच शुरू की और लगातार प्रयासों के बाद घटना का खुलासा किया गया। देखिए, थाना सादुल्ला नगर अंतर्गत 6 जून को एक झपटमारी की घटना हुई थी। एक व्यक्ति जो कि बैंक से पैसे निकाल के जा रहा था, साइकिल में पन्नी में पैसे टंगे हुए थे। 2 बदमाश आकर के झपट्टा मार करके उसके पॉलिथीन की पन्नी को ले गए और उसमें जो पैसा था वो लेते गए। इसमें पूर्व में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था और अब दूसरा अभियुक्त तूफानी गिरफ्तार किया गया है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये अंतर जनपदीय अभियुक्त है, ये लुटेरा है। लगभग 31 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। वहीं SIR कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त अजीत कुमार हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अब तक के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद मंडलायुक्त ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया और मौके पर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान हमीरपुर स्थित श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में SIR कार्य में लगे BLO से सीधे संवाद कर कार्य की स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने BLO को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना ठोस कारण के न हटाया जाए और पूरे कार्य में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। साथ ही ये भी कहा कि जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनका नाम अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में जोड़ा जाए। निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त ने जिले में SIR कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर SDM सदर KD शर्मा, तहसीलदार बलबीर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। संबंधित था पहले DM ऑफिस के कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन हुआ और इसका जायजा लिया। विशेष SIR का काम चल रहा है तो उसकी प्रगति अच्छी है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। और हमने पोलिंग स्टेशन पर जाके देखा है तो वो भी काम ठीक चल रहा है और हमने कहा कि भाई जो भी 18 साल के हो गए हों उन सभी को मतदाता सूची उनका सभी का मतलब फॉर्म 6 भरवाया जाए और अनावश्यक किसी का नाम मतलब रिजेक्ट ना किया जाए। संबंधित था। वहीं कन्नौज जिले से गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें कानून का कोई भय नजर नहीं आ रहा है। एक गरीब परिवार पर दबंगों ने कहर बरपाया और घर में घुसकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हैरानी की बात यह है कि घटना को 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार समझौते के लिए धमकियां दी जा रही हैं। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा घायल महिला के पति शाहनवाज को शांति भंग की धारा 151 में जेल भेज दिया गया, जबकि घटना के समय वो मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है और पुलिस की कार्यशैली से निराश होकर भय के माहौल में जीने को मजबूर है। दबंगों के खौफ और प्रशासनिक उदासीनता ने इस परिवार की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ गांव के आरिफ और हासिम कासिम, गुड्डू और गुड्डी शास्ता 6 लोग हमारे घर के अंदर घुसाए, गाली गलौज करते हुए हाथ में कुड़ारी, तमंचा व लाठी डंडा लेकर हमारे घर के अंदर गाली गलौज करते हुए घुसाए और मारपीट करने लगे। हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, ऐसी हरकतें हमारे साथ की और हमारे सर पे आरिफ ने कुड़ारी मारी। मेरे घर में जान से मारने की नीयत से ये लोग आए थे। हमारे घर में जो रखा सामान सब ले गए, सोने की अंगूठी और चांदी की पायल और 20,000 रुपये नगद रखे। वहीं कुशीनगर में आज एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक अवसर देखने को मिला जब थाईलैंड की रानी चखून फ्रा श्रीनाथा कुशीनगर पहुंची। उनके साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बान वानसाक भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण
मंदिर में विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की। रानी ने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद रानी और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने तथागत बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चैत्य की परिक्रमा कर पूजा की। इस विशेष पूजा में थाईलैंड से आए कई श्रद्धालु भी शामिल हुए। रानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी भी तैनात रहे। इस यात्रा से भारत और थाईलैंड के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती एक बार फिर देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 29 तारीख को 29 जनवरी 2026 को थाईलैंड की जो रानी है चखुनफ्रा श्रीनाथा, उन्होंने आज कुशीनगर के महापरिनिर्वाणा जो स्थली है उस पर आके पूजा की। लगभग ये पूजा 35 मिनट के लगभग चली और उनके साथ उनके सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स थे उनके जो थे और हमारे प्रशासन द्वारा जो सुबह से सिक्योरिटी और इन सब का अरेंजमेंट किया गया था, उसके तहत वो व्याख्या के जो भारतीय प्रातः समीक्षा के अधीन पूरा परिसर है उसमें जो व्याख्या केंद्र है उस द्वार की तरफ से उनका आगमन हुआ और उसके बाद हम सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्य मंदिर में आके अपनी पूजा जो है वो लगभग 35 मिनट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।